अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण नीति इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। और अगर अलाउद्दीन ने केवल यही भी किया होता तो इतिहास में वो अमर हो जाता। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का सिंपल मीनिंग ये है कि जिस तरह से आज पीडीएस का दुकान सरकारी गल्ले का दुकान होता है, ठीक वैसे ही सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्यों पर सामानों की बिक्री। और यह सामान कुछ लोगों का मानना है कि इट वॉज ओनली मीट फॉर द सोल्जर्स, कुछ लोगों का कहना है कि सबके लिए था, फिर कुछ लोगों का कहना है कि इट वॉज लिमिटेड टू दिल्ली, कुछ लोगों का कहना है कि लाहौर से इलाहाबाद तक सभी लोगों के लिए यह बाजार नियंत्रण नीति या निर्धारित मूल्य पर सामान की उपलब्ध था। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी दक्ष सेना रखी थी और चूंकि उसको नगद वेतन देना होता था तो प्रति वर्ष वेतन बढ़ाने के बदले उसने सामान के मूल्य को ही स्थिर कर दिया। तो अगर आपका वेतन निर्धारित है और सामान का मूल्य भी नहीं बढ़ा तो जो इन्फ्लेशन का रियल इम्पैक्ट आप पर होना चाहिए वो आपके वेतन पर नहीं होगा। अगर जो 234 टन का आपका वेतन है और गेहूं का दाम 7.5 जितल प्रति मन है और वह 7.5 जितल लगातार रह गया तो आपके लिए कोई अंतर इन्फ्लेशन का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अलाउद्दीन ने ये दूसरा रास्ता चुना कि न वेतन बढ़ाया जाए न ही सामानों के मूल्य को बढ़ाया जाए, दोनों को स्थिर कर दिया, है ना। दिस वॉज द मार्केट कंट्रोल सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कि वेतन भी उतना ही और वस्तुओं का मूल्य भी उतना ही, है ना, दोनों स्थिर कर दिए गए। अब जो भी हो, जहाँ तक आम लोगों के लिए उपलब्ध था या नहीं था, तो अभी जैसे मैंने कहा कि व्यापारियों का अग्रगण्य था काजी हमीउद्दीन और निजामुद्दीन औलिया के बीच वार्तालाप का एक विवरण है जिसमें उस समय अनाज के मूल्यों के कम होने का या कम मूल्यों पर अनाज की उपलब्धता के बारे में वो याद कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर निजामुद्दीन औलिया के मुंह से बात कहलवाया गया है यानी यह सुविधा आम जनता को भी उपलब्ध था। एंड वेदर इट वॉज फॉर द फ्रॉम लाहौर टू इलाहाबाद और नॉट, ये निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए 3 तरह के बाजारों का निर्माण करवाया। एक बाजार का था गल्ला बाजार, जहां अनाजों की बिक्री होती थी, है ना, और वहां गल्ला बाजार 7 नियमों के अनुसार चलता था। There were 7 regulations to regulate the food grain market. पहले अधिनियम के आधार पर according to the first regulation, price of the grains were fixed. सभी गल्ला ग्रेन्स के अनाजों के मूल्य निर्धारित थे, जिसमें गेहूं, जौ, चावल, दाल, चना, मोट वगैरह थे। जैसे गेहूं 7.5 जितल था, जौ 4 जितल प्रति मन था, चावल गेहूं से सस्ता था उस जमाने में, 5 जितल में 1 मन, दाल भी 5 जितल में 1 मन। अब देखिए चावल के बराबर दाल का दाम था उस जमाने में, अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में। चना भी चावल के दाम के बराबर ही था, 5 जितल में 1 मन, और मोट 3 जितल में 1 मन। तो पहले अधिनियम के अनुसार प्रमुख खाद्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया गया। दूसरे अधिनियम के अनुसार गल्ला मंडी के लिए नियंत्रक की नियुक्ति हुई, कंट्रोलर ऑफ द फूड ग्रेन मार्केट। सहना ए मंडी, है ना, सहना ए मंडी बाजार का नियंत्रण, फूड ग्रेन मार्केट का नियंत्रक था, गल्ला मंडी का नियंत्रक था मलिक कबूल उलुग खान, पहला नियंत्रक बना। गल्ला मंडी में 2 जासूस घूमते रहते थे, बरीद और मुनाही,
वरीद और मुनाही, दे वर स्पाइस इन द मार्केट। इनका काम था कि बाजार में घूम घूम कर पता लगाते रहना है कि कोई आदमी बाजार के रेगुलेशंस का उल्लंघन कर रहा है या नहीं। ग्राहक बन के जाता, आपसे पूछता है कि चावल किसे दे रहे हो। नाप तौल में अगर इधर उधर हुआ तो अगर नाप तौल में भी इधर उधर पकड़ा गया तो साइलों की तरह ट्रीटमेंट था। अगर एक छटाक या जितना भी अनाज कम तोलिएगा, सरेआम आपके शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा इन द ओपन मार्केट, है ना। तो दंड का ऐसा प्रावधान था कि मुश्किल से ही किसी को हिम्मत होता होगा कि कम तौले या गलत मूल्य पर सामान बेचे। तीसरे अधिनियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द थर्ड रेगुलेशन, सरकारी गोदामों से गल्ला एकत्रित करने से संबंधित था, है ना, कि सरकारी गोदामों में गल्ला कैसे एकत्रित होगा। द्वाब में, यानी द्वाब का एरिया सबसे उपजाऊ एरिया है, द्वाब के किसानों को कहा गया था कि आपके पास जो टैक्स के रूप में हो तो अनाज आप नहीं दीजिए, लेकिन जो अनाज आपके पास सरप्लस है, यू सेल इट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दे विल कलेक्ट इट फ्रॉम योर खलिहान इटसेल्फ। उनको भी आज़ादी थी कि आप बेचिए, लेकिन तब बेचना होगा तो सरकार के निर्धारित मूल्य पर, तो कौन बेचेगा, बोले कि ले जाओ, है ना। तो द्वाब से झायन लाया जाता था। झायन अलीगढ़ के पास एक जगह है, और झायन से फिर अनाज दिल्ली लाया जाता था। तो अनाज का कलेक्शन, है ना, तो किस तरह से जो अनाजों का उपलब्धता, प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन, ये सब क्योंकि आप नीति अनाउंस कर दीजिएगा, उसके लागू करने का करेक्टिव मेजर भी लेना पड़ेगा। तो अनाज किसानों से कैसे आएगा, कहाँ स्टोर होगा, और फिर कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा। तो झायन में स्टोर्ड होता था और वहाँ से दिल्ली फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। चौथे अधिनियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द फोर्थ रेगुलेशन, गल्ला परिवहन करने वाले अधिकारी सहना ए मंडी के अधीन किए गए, है ना। गल्ला परिवहन करने वाले अधिकारी, ऑफिशियल्स, सहना ए मंडी के अधीन किए गए। इसमें क्या था कि जो गल्ला को कैरी ओवर करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे बंजारे, है ना। तो बंजारा लोग जो है, ये लोग फ्री घुमंतु लोग थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इन बंजारों को पकड़ा, क्योंकि उस समय रेलवे और बस और ट्रक तो था नहीं, और ट्रांसपोर्ट करने वाला भाग गया तो क्या कीजिएगा। तो इसने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने सभी बंजारों को पकड़ा, बोला कि तुमको ट्रांसपोर्टेशन का जो उचित मूल्य है हम देंगे, तुम जाओ द्वाब में और जहाँ ये रूट है कलेक्ट करके लाओ, लेकिन तुम्हारा फैमिली रहेगा दिल्ली में गिरवी के तौर पर। अलाउद्दीन ऐसा सुल्तान है जो पुरुषों के कर्मों की सजा उनके बच्चे और महिलाओं को देने का प्रथा शुरू किया। जब गुजरात अभियान हुआ था तो 9 मुसलमानों ने विद्रोह किया था। 9 मुसलमान मंगोल थे जो जलालुद्दीन खिलजी के ज़माने में जब दिल्ली पर हमला किया तो पराजित हुए और उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। उन मंगोलों को इतिहास में 9 मुसलमान, नया मुसलमान कहा गया है। 9 मुसलमान, इनका जिक्र फिर आएगा गुजरात अभियान के दौरान, हम लोग पढ़ेंगे। तो 9 मुसलमानों ने गुजरात अभियान के बाद विद्रोह कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसके परिजनों के साथ घोर अत्याचार किया था। यह इतिहास में पुरुषों के किए गए कार्यों का बदला उसके बच्चे और महिलाओं से लिए जाने का पहला उदाहरण है। उसी क्रम में अलाउद्दीन खिलजी ने
बंजारों को कहा कि यू गो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन बट योर फैमिली विल रिमेन इन दिल्ली, क्योंकि सरकारी काम में तो जो निर्धारित पैसा है वही मिलेगा। इंडिपेंडेंट कीजिएगा तो 5 रुपये के बदले आप कहेगा हम 10 रुपया लेंगे और किसी को जरूरत है तो वो देगा, लेकिन सरकार तो निर्धारित पैसा ही देगी। तो ऐसे में उनके भाग जाने की संभावना थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों को ट्रांसपोर्टेशन में लगाया और उनके महिला और बच्चों को दिल्ली में गिरवी रखा ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत न हो। अर्थात बाजार नियंत्रण नीति को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी दृढ़ प्रतिज्ञ थे। 5वें अधिनियम के अनुसार मुनाफाखोरी का कठोरता पूर्वक दमन किया गया। प्रॉफिटियरिंग को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया गया। जो अभी आपको बताए कि मुनाहिन और बरीद की सूचनाओं के आधार पर अगर कोई इधर उधर करता तो उसको कठोर सजा दी जाती थी। 6ठे अधिनियम के अनुसार किसानों को यह इंस्ट्रक्शन था कि आप राज्य के द्वारा निर्धारित मूल्य पर अपने खलिहान में ही अपना अतिरिक्त अनाज नगद मूल्य पर एकदम कैश सरकार के अधिकारियों को दे देना है ना, और घर पर नहीं ले जाना जो भी अतिरिक्त अनाज आपका उत्पादन होता है। और 7वें अधिनियम के अनुसार प्रतिदिन सुल्तान बाजार के अधिकारियों के साथ बैठकर बाजार की रिपोर्ट को देखता था। रिपोर्ट 3 लोग देते थे, सहनाए मंडी, बरीद और मुनाहिन। अगर किसी के रिपोर्ट में अंदर होता था तो जांच करवा के उनको सजा दी जाती थी, है ना। इसलिए न अधिकारी बचते थे न व्यापारी बचते थे। यानी इस तरह की व्यवस्था को जो आज भ्रष्टाचार हो जाता है, आप कहते हैं कि हाँ कोटा वाला कोटा बेच दिया या क्या क्या हो जाता है, तो उस जमाने में अलाउद्दीन खिलजी ने फूड ग्रेन मार्केट को इतना रेगुलेटेड चलाया कि अपने आप में बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है। एक्सेप्शनल क्वालिटी है और इसीलिए इस पर विजिलेंस और हमेशा इसके प्रति सचेत रहना बहुत ज़रूरी था, जो अलाउद्दीन ने किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये सिस्टम सफल हुआ है तो फूड ग्रेन मार्केट वाज कंट्रोल लाइक दिस। दूसरा बाजार जो था वो था ये कहाँ से आ गया? सब बीच वाला है। ये हट क्यों देना? ये हटेगा तो मतलब फिर सर वही नीचे की तरफ एरो है के बाद ऑल एप्स के बाद राइट है सर, वही जो ऊपर आया नीचे हाँ उसके जस्ट बाएं सर, छोटा सा है क्या बाएं 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 बीचों बीच दाएं उसके बीचों बीच। अभी जो है एकदम दूसरा जो बाजार है वो कह रहा है सरा ए अदल। सरा ए अदल, कीमती वस्तुओं के बाजार को सरा ए अदल कहा जाता था। उस जमाने में भी कीमती वस्तुओं का क्लासिफिकेशन होता था। बाहर से प्रायः इन सामानों को दिल्ली की तरफ लाया जाता था। दिल्ली से बाहर इस बाजार की स्थापना, मतलब एक स्टोर की स्थापना हुई। हालांकि सराय अदल का लिटरल मीनिंग होता है न्याय का स्थान, प्लेस ऑफ जस्टिस, न्याय का स्थान, है ना। तो यह इसके लिए 5 नियम लागू किए गए, 5 अधिनियम। पहले रेगुलेशन के अनुसार शहर के बाहर सरा ए अदल की स्थापना हुई और जो भी सामान बाहर से लाए जाते थे यहाँ स्टोर किए जाते थे, है ना। इसका लगभग राशनिंग होता था, है ना।
जो भी कीमती वस्तुएं हैं उनको वहां पर लाकर सराय अदल में रखा जाता था। दूसरे अधिनियम के अनुसार इसमें से कुछ वस्तुओं के सरकारी मूल्य निर्धारित कर दिए जाते थे। अगेन प्राइस वाज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे रेशम का कपड़ा है, सूती कपड़ा है, उस समय चीनी, घी, नमक, ये सब कीमती वस्तु था। रेशम और सूती का कपड़ा तो था ही, चीनी भी, घी भी और नमक भी कीमती वस्तु था। तीसरे अधिनियम के अनुसार व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करवाना था, पंजीकरण करवाना था। वाणिज्य मंत्रालय था दीवान ए रियासत, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय था। यहीं पर आपको अपना पंजीकरण करवाना था ताकि पता रहे कि कौन व्यापारी किस चीज का व्यापार कर रहा है। चौथा अधिनियम मुल्तानी व्यापारियों से संबंधित था, वाज रिलेटेड टू द मुल्तानी ट्रेडर्स। बात यहाँ ये था कि मुल्तानी व्यापारी बाहर से जो सामान लाते थे, अगर आप उन पर जबरदस्ती कीजिएगा तो अगला बार से वो सामान नहीं लाएंगे, तो आपके बाजार में सामान की स्कार्सिटी हो जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ सब्सिडी का मॉडल चला। उसने मुल्तानी व्यापारियों से कहा कि तुम अपना सामान लाओ और अपने ही मूल्य पर हमको दो, हम बाजार में अपने मूल्य पर बेचेंगे, यानी महंगा खरीद कर सस्ता बेचेंगे। इट वॉज लाइक द सब्सिडी ऑफ टुडे। और वो अपना सामान उसको देते रहे, इसके लिए उनको एडवांस भी दिया गया, क्योंकि जब सरकार खरीदेगी तो मनमाना मूल्य नहीं देगी और स्वतंत्र होकर बेचेगा तो मनमाना मूल्य लीजिएगा। तो ये भय था कि कहीं भाग जाए और भाग जाने पर बाजार कोलैप्स कर जाएगा, तो उन लोगों को एडवांस भी देने का प्रावधान हुआ। उसके लिए 20 लाख टंका का फंड बना और बहुत सारे अधिकारियों को उसके लिए नियुक्त किया गया। पांचवा अधिनियम के तहत परवाना नवीस की नियुक्ति हुई। परवाना नवीस है ना, परवाना नवीस परमिट देने वाला अधिकारी था, है ना। जब आप उस बाजार में जाते तो आपको इस अधिकारी से मिलना होता और आप कहते हैं कि हमको 10 मीटर रेशम का कपड़ा, 10 मीटर सूती कपड़ा, इतना घी, इतना चीनी, ये सब चाहिए। वह लिख कर देता। पहले के ज़माने में, जब आप लोगों को नहीं आइडिया है, चीनी सब का राशनिंग होता था। शादी ब्याह में अधिकारी लोग, पदाधिकारी लोग लिख कर देते थे कि इनको 1 बोरा चीनी दे दिया जाए। उस जमाने में आप जितना चीनी चाहते उतना चीनी नहीं मिल सकता था, मिट्टी का तेल, ये सब बहुत राशनिंग होता था। तो यहाँ पर भी आपको परवाना नवीस से लिखवाना होता कि इतना सामान चाहिए। एक पंथ द्विकाज था अलाउद्दीन के लिए, और आप छोटे अधिकारी हैं और आप 20 मीटर रेशम का कपड़ा लिए, तुरंत जासूस ने खबर किया कि इसका तो वेतन ही इतना नहीं, तो इतना पैसा, इतना सामान कैसे लिया, तुरंत आपको धरा जाएगा। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह के कारणों में धन की भूमिका माना था। तो ऐसा स्थिति हो गया कि आपके पास पैसा रहते हुए भी आप नहीं दिखा सकते थे। अलाउद्दीन के ज़माने में अगर ज़्यादा पैसा दिखाए तो छीन लेगा या धर लेगा या मरवा देगा, है ना। तो परवाना नवीस विल इशू द परमिट, हाउ मच एंड इन व्हाट क्वांटिटी, व्हाट मटेरियल यू हैव टू परचेज। तो दोनों तरह से नियंत्रित हुआ। तीसरा जो बाजार था वो दास और मवेशी का बाजार था। दास और मवेशी का बाजार था तीसरा बाजार, है ना। इस बाजार में भी दासों के क्वालिटी के अनुसार उनका मूल्य का निर्धारण था। जैसे साधारण जो दास है 5 से 12 टंका में, और इधर दास जो है 20 से 40 टंका में, और एक जो सुंदर जुबा दास है ठीक ठाक है तो 30 टंका में मिल जाता था उस जमाने में। तो जैसे
आज के ज़माने में भेड़ बकरी बेचाता है, वैसे ही बाजार में दास और दासियां को बेचा जाता था। इसी तरह से घोड़ों की भी बिक्री होती थी, क्योंकि अलाउद्दीन के लिए घोड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सेना के लिए घोड़ा का रिक्रूटमेंट ज़रूरी था। और घोड़ा के बाजार में दलाली की संभावना सर्वाधिक थी, क्योंकि जिस चीज़ की स्कार्सिटी होती है उसमें दलाली तुरंत ही आ जाता है। और सारा घोड़ा अरब से आना था। घोड़ा के सप्लाई लाइन का जो एरिया था वह गुजरात से था, इसीलिए गुजरात में भी पहला आक्रमण इसीलिए करता है, सप्लाई लाइन शुड बी क्लियर। तो उसने नियम बनाया कि जब घोड़ा बाजार में आएगा, तो उस जमाने में क्या होता था कि आप अरब के व्यापारी हैं, 100-200 घोड़ा लाए, तो आपको ये है कि हम घोड़ा बेचकर तुरंत चले जाएं। तो कोई व्यापारी आया, आपने कहा कि हाँ 200 में एक घोड़ा देंगे, वो बोला कि सारा घोड़ा खरीद लेंगे, 150 में देगा। आपको लगा कि तुरंत बिक जाएगा, चल जाएंगे, आप दे दिए 150 में। अब सारा घोड़ा उस पूंजीपति के पास आ गया। अब वो चाहे जिस दाम में बेचेगा, 300 में बेचे, 400 में बेचे, जब घोड़ा उसी के पास है और आपको घोड़ा चाहिए तो मनमानी कीमत पर वसूल लेगा। अलाउद्दीन ने कहा कि नो कैपिटलिस्ट विल बी अलाउड इन दिस ट्रेड, इन द हॉर्स ट्रेड। मना कर दिया, दलालों को दलाली करने से मना कर दिया और कहा कि जिसको जो घोड़ा का मालिक है, आ रहे हो अपना घोड़ा खुद बेचो, ताकि घोड़ा के दाम में मैनिपुलेशन न हो। और इस बाजार को बराबर चेक किया जाता था, इंस्पेक्शन होते रहता था, ताकि उसके नियमों का वायलेशन नहीं हो। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाजार नियंत्रण नीति को बड़े ही योग्यता के साथ अपने जीवन काल में लागू किया। और मुहस्सिब थे, एक सेंसर अधिकारी, और नाजिर नाप तौल के अधिकारी थे। ये लोग बराबर बाजार में भी घूमते थे, हर चीज़ का बरीद और मुलाहिम थे ही। सभी लोग बाजार में घूमते रहते थे, और जो कोई भी अलाउद्दीन के द्वारा निर्धारित रेगुलेशंस का उल्लंघन करता था, उसको सरेआम कड़ी सजा दी जाती थी, ताकि वह उसको वायलेट न करे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति इतिहास में उसको अमर करने के लिए काफी। आज की कथा